तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम BS6 आने के बाद में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शुरू हो गई है वो है DEF, SCR, यूरिया, AD ब्लू, अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो चुका है कि यूरिया क्या होता है, यूरिया का सिस्टम क्या है, SCR पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, ये आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को, जो कि हमने DPF के ऊपर बनाई थी, उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। और साथ ही के साथ उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप DF के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं क्या। तो उसमें बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाइयों ने जो है ये हमको कमेंट में डाला था कि सर प्लीज़ DF के ऊपर बनाइए। तो ये वीडियो जो है ना, DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम, या फिर AD ब्लू जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वैसे इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम पहले SCR सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोग ये समझ सके कि SCR सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इसका, उसमें हम समझेंगे कि SCR के क्या एलिमेंट है, क्या उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको अगर आपको रीसेट करना होता है। देखिए, DPF में रीजनरेशन होता है लेकिन DEF में रीजनरेशन नहीं होता है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, कोई एक सिंगल पार्ट नहीं है। इसी कारण से इसके हर एक लेयर को हमको अलग तरीके से समझना पड़ता है। तो आपने रीसेट होता है, रीसेट क्या होता है, पार्ट रीसेट क्या होता है, यूरिया रीसेट क्यों करना पड़ रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को आखिरी तक देखना है ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद कम से कम जो एक हमारा गलतफहमी हमारे दिमाग में बैठी हुई है SCR को लेके या AD ब्लू को लेके, DF को लेके, वो सारी आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। दोस्तों, किसी भी सिस्टम पे काम करके उसको सॉल्व करने का एक जो सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है वो ये माना जाता है कि आप उस सिस्टम को कितना अच्छी तरह से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को हमारी ट्रेनिंग, हमारा तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो आई एम श्योर कि आप लोगों को हमारी जो ये टॉपिक्स के ऊपर हमने डिटेल में जो ट्रेनिंग बनाई है, उस ट्रेनिंग में भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और वो ट्रेनिंग आपको मिलती है हमारे ऐप के ऊपर। स्कैनकास्ट का जो ऐप है उस पर सिर्फ आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिलती, वहां पर आपको मटेरियल भी मिलता है, जैसे कि आपका वायरिंग डायग्राम से लेकर ट्रबल शूट डेटा हो गया, आपका IC के डेटा शीट है, ECM के पिन आउट्स हैं, आपका कमर्शियल व्हीकल के वायरिंग डायग्राम्स हो गए, ये भी आपको वहां पर सर्विस मटेरियल जिसको हम कहते हैं वो आपको वहां पे अवेलेबल होता है। साथ ही के साथ मोटरसाइकिल रिपेयर की आपकी ट्रेनिंग वहां पर होती है, आपके कार स्कैनिंग से लेकर व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग होती है, ECM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वो लिंक पे जाके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और वहां पे जाके बहुत ही कम फीस में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि SCR जो सिस्टम है या DEF हम लोग किसको कहते हैं। तो DEF ये टर्म हमको सुनने मिला 2020 अप्रैल के बाद, यानी BS6 व्हीकल्स में। BS6 डीजल सिस्टम में इसको यूज किया जाता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड मतलब डीजल व्हीकल्स में एग्जॉस्ट सिस्टम पे यूज किया जाने वाला फ्लूइड यानी कि लिक्विड। अब ये क्या काम करता है, एक चीज और समझिए, इंडियन ब्रांड्स जितने भी हैं उनमें 2020 से पहले किसी भी मॉडल के अंदर ये सिस्टम नहीं लगा होता था। ये 2020 अप्रैल के बाद जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर हुई है डीजल में, उनमें ये सिस्टम होता है। दूसरी ये चीज कि यूरिया का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि BS6 में हम लोग एमिशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यानी प्रदूषण को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। डीजल इंजन में से 5 बहुत ही हानिकारक तत्व जो है वो बाहर निकलते हैं। उसमें से एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नॉक्स। अब अगर आपको नॉक्स को पूरी तरह से खत्म करना होता है तो उसके लिए केमिकल प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम SCR कहते हैं। अब SCR में क्या है ना, SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम। अब ये सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक कैटालिटिक होता है जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, उसके पहले इंजेक्टर होता है जहां से केमिकल डाला जाता है, आपका केमिकल का अलग एक टैंक होता है। अब ये क्या केमिकल होता है, ये आपका होता है यूरिया।
अब यूरिया को हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद द डाइल्यूशन ऑफ वाटर, यानी पानी के साथ मिलाकर। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो सही कॉन्सेंट्रेशन माना जाता है, वो माना जाता है 66.5% आपका डायोनाइज्ड वाटर और 33.5% आपका प्योर यूरिया होता है। इनको मिला के एक सोल्यूशन बनता है जिसे हम कहते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, या इसका एक कॉपीराइट नेम भी है जो है एडी ब्लू। ढक्कन के कलर अगर ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है, उसके ऊपर एडी ब्लू लिखा है या DEF लिखा है, तो याद रखिए उसके अंदर आपको यूरिया भरना है, उसके अंदर पानी है, कोई और चीज मत भरिए। ठीक है, अब SCR को अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक आपका यूरिया का टैंक होता है, यूरिया के टैंक के अंदर एक लेवल सेंसर होता है, और अभी जो कंपनीज यूज कर रही हैं उसके अंदर एक क्वालिटी सेंसर भी आता है। तो क्या हुआ, एक टैंक, दो आपके सेंसर, एक लेवल सेंसर और दूसरा आपका क्वालिटी सेंसर। इसके बाद में होस पाइप के जरिए आपका एक नीचे डोजिंग कंट्रोल होता है, डोजिंग मॉड्यूल होता है। अब डोजिंग मॉड्यूल क्या करता है कि डोजिंग मॉड्यूल में आपके एक तो इंजेक्टर वॉल होती है, आपकी डोजर की वॉल होती है, और ये एक साइड में, अब कमर्शियल में आप अगर देखोगे तो डोजर का कंट्रोलर अलग से आता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइट कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे या पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे तो उसके अंदर डोजर का मॉड्यूल कंपलसरी आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक डोजिंग सिस्टम होता है जो आप एग्जॉस्ट पाइप के पास में लगा होता है। फिर एक आपका होता है यूरिया का इंजेक्टर। यूरिया का इंजेक्टर जो है वो डायरेक्टली माउंटेड होता है आपका एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर। उसके पहले आपका एक लगा होता है टेम्परेचर सेंसर, जो कि एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर होता है। अब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर एग्जैक्ट उसी तरह से काम करता है जिस तरह आपका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर काम करता है, बस फर्क ये होता है कि इसको हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए बनाया जाता है और जो हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद में प्रक्रिया कैसे होती है कि इंजन जब स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होने के बाद में एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें DOC लगा होता है, फिर आपका DPF आता है, DPF में सूट मास क्लियर होते हैं, सूट मास जो है कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में जाने के बाद जब एग्जॉस्ट गैस का सर्टेन टेम्परेचर पे चला जाता है तब यूरिया को स्प्रे किया जाता है, और यूरिया एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाते ही यानी एग्जॉस्ट गैस के साथ जब मिलता है तो अमोनिया में बदल जाता है, और अमोनिया बाकी के गैसेस मिलके जाते हैं कैटालिटिक में, जो कि आपका SCR का कैटालिटिक होता है, जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड का बना होता है। ये टाइटेनियम ऑक्साइड के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में आपका जो बाहर निकलती है गैसेस वो सारी की सारी बदल जाती है, एक तो H2O में यानी नॉर्मल अपना पानी होता है, एक आपकी CO2 में, और नॉर्मल आपका N2 में यानी नाइट्रोजन में। अब इसके बाद में एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाई जाती है जो होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर आपको मिलेगा एकदम एंड में, तो उसको नॉक्स सेंसर बोलते हैं। अब ये यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात ये है, नॉक्स सेंसर इन गाड़ियों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको समझना पड़ेगा कि सेंसर्स और एक्चुएटर की प्लेसमेंट किस तरीके से की गई है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सिंपल से प्रेजेंटेशन के जरिए कि आपका एक कंट्रोलर है यानी ECM है। ECM में अगर सिर्फ हम लोग SCR के इनपुट आउटपुट की बात करें तो SCR में जो इनपुट है सबसे पहला आता है आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद यूरिया का लेवल सेंसर, यूरिया क्वालिटी सेंसर, ये तीन उसके इनपुट हो गए। अब बात करते हैं जब हम लोग एक्चुएटर की, तो एक्चुएटर के अंदर आपका एक डोजिंग वॉल एक्चुएटर होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर होता है जो ECM डायरेक्टली कंट्रोल करता है उसको, या फिर जो डोजर का कंट्रोल यूनिट होता है वो उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद में आपका आता है जो इंजेक्टर, एक आपका एक्चुएटर हो गया। इसी के साथ साथ लास्ट में हमें एक और एक इनपुट मिलता है जो होता है आपका नॉक्स सेंसर। अब नॉक्स सेंसर क्यों लगाया गया, देखिए पूरा का पूरा जो SCR सिस्टम है वो काम कर रहा है ताकि जो जहरीली गैसेस, जो जहरीले तत्व एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके, उनको बदला जा सके H2O, N2 और CO2 में। समझ लीजिए कि अगर आपका सेलेक्टिव कैटालिटिक अगर वो काम कर ही नहीं रहा है तो इस प्रक्रिया को वो ठीक से करेगा नहीं, और जब गैस बाहर निकलेगी तो वहां पे उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और इसीलिए हम लोग एग्जॉस्ट में लास्ट में कैटालिटिक के बाद में हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर यानी नॉक्स सेंसर को हम लोग वहां पर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रक्रिया हो जाती है पूरी। अब यहां पर जो है ना समझने वाली बात ये है, कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको समझ के ले लेते हैं हम लोग। SCR किस तरह से काम कर रहा है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इनपुट आपको पता चल गए, आउटपुट आपको पता चल गए। अब अगर इसमें ना देखिए दोस्तों,
आप जानना चाहते हो कि ये सेंसर किस तरह काम करता है, इसमें कितनी वोल्टेजेस आएंगी, आपको चेक कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करना है, स्कैनर में क्या वैल्यू देखी जाती है, उसके लिए हमारी पूरी ट्रेनिंग है जो है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, वो आप ले सकते हैं। बिकॉज ये 20-25 मिनट में समझाना इतना आसान नहीं होता है, हर एक सिस्टम को, हर एक इसको बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ है। अब ये जो आपको समझ में आ गया कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, इसके बाद में हमको कुछ क्रिटिकल पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने पड़ते हैं। समझिए, जब भी आप सिस्टम को समझते हैं तो वहां पे आपको ये याद रखना है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट यहां पर हो सकते हैं, और वहां पर क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यूरिया, तो यूरिया खत्म नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कंट्रोल मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यूरिया जब आप भर रहे हैं तो वो जब एक लेवल के बाद, इसीलिए लेवल सेंसर है उसके अंदर, तो लेवल के बाद जब नीचे जाएगा तो आपको वार्निंग्स आती है, और वो आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देती है कि भाई फर्स्ट वार्निंग आ गई, सेकंड वार्निंग आ गई, थर्ड वार्निंग आ गई। तो आपको जब फर्स्ट वार्निंग आए उसी वक्त आपको यूरिया भरवा लेना चाहिए। दूसरा, ये सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? यूरिया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होता है आपका लेवल सेंसर। तीसरा होता है आपका क्वालिटी सेंसर। अब देखिए, कंपनी रिकमेंडेड यूरिया जो है, यानी जिसको हम लोग डीईएफ बोल रहे हैं, तो डीईएफ जो कंपनी रिकमेंडेड होता है वो इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि कंपनी ने वहां पर आपका एक क्वालिटी सेंसर लगाया हुआ है। अगर किसी गाड़ी में क्वालिटी सेंसर नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाला कोई भी बढ़िया ब्रांड का यूरिया यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी क्वालिटी सेंसर लगा देती है तो क्वालिटी सेंसर ये डिफाइन करेगा कि जो यूरिया आया हुआ है वो उनकी क्वालिटी मापदंड पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, और इसीलिए वहां पर ये प्रॉब्लम दूसरी आ जाती है जिसमें आपको यूरिया की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। इसके बाद लेवल सेंसर। अब लेवल सेंसर इसी तरह काम करता है जिस तरह आपका फ्यूल टैंक का लेवल सेंसर काम करता था। इसके बाद में आता है क्रिटिकल पॉइंट जो है आपका डोजिंग मॉड्यूल। अब वॉल्व में भी प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, एक चीज ना बहुत जो हमने समझने वाली वो ये है कि क्वालिटी का, यूरिया के क्वालिटी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो क्वालिटी सेंसर, ठीक है। दूसरा आपका जो है ना लेवल सेंसर। इसके बाद देखिए, अगर यूरिया सही क्वालिटी का नहीं है, खराब क्वालिटी का है, टैंक के अंदर कचरा था या आपने डालते वक्त ध्यान नहीं दिया, उसमें कचरा चला गया, यही कचरा जो है वो पाइप के जरिए, होजेस के जरिए वो जाएगा सीधा का सीधा और जाके आपके बैठ जाएगा इंजेक्टर या फिर डोजिंग वॉल्व के अंदर, जहां पे वॉल्व को स्विच ऑन स्विच ऑफ होना है, ठीक है। तो ये क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो वहां पे आपका जो डोजिंग वॉल्व है वो एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। अब डोजिंग वॉल्व उसी तरह काम कर रही है जिस तरीके से आपकी कोई और वॉल्व, यानी प्रेशर रिलीज वॉल्व होती है, इस तरीके से जो काम करती है प्रेशर रिलीज वॉल्व, उसी तरह से आपकी डोजिंग वॉल्व भी काम कर रही है अगर सिंगल वॉल्व लगाई गई है तो। अगर सिंगल वॉल नहीं लगाई गई है तो आपको देखना पड़ेगा कितनी वॉल्स लगाई गई हैं, कितने होज पाइप्स हैं, उस तरीके से आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद जो चौथा पॉइंट क्रिटिकल आता है वो आता है आपका इंजेक्टर खुद। अब देखिए, इंजेक्टर जो है ना ईसीएम जो है पल्सेस के द्वारा कंट्रोल करता है। अगर आपका यूरिया की क्वालिटी सही नहीं होगी तो वो वहां पे खराब हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो होता है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। तो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर जो है आपका, वो ईसीएम को जब तक करेक्ट एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर नहीं बताएगा तब तक ईसीएम ना तो डोजिंग वॉल्व को ओपन करता है, ना ही इंजेक्टर से इंजेक्टर को यानी यूरिया को स्प्रे करेगा। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाता है या सही तरीके से इनपुट नहीं देता है तो यूरिया किसी भी टाइम पे या किसी भी टेम्परेचर पे स्प्रे हो जाएगा। अब जब वो स्प्रे होता है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूरिया जैसे ही अमोनिया में बदलता है ना, अमोनिया का एक नेचर है, अमोनिया जल्दी से पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब ये पाउडर फॉर्म में वो एग्जॉस्ट पाइप के अंदर जमा होने लगता है धीरे धीरे, और ये आगे जाके कैटालिटिक को भी जाम करने लगता है। अब ये जो जमा हुआ हमारा है, अब वो जरूरी नहीं है कि अगर वो सिर्फ जाके आपका एग्जॉस्ट पाइप में ही जमा होगा, वो इंजेक्टर के ऊपर भी जमा हो सकता है, और इसीलिए इंजेक्टर को भी रेगुलर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। यूरिया के इंजेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये सिस्टम कैसे होना चाहिए। अब मैं कुछ और पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल जो है ना मुझे हमेशा आता है, स्टूडेंट्स का भी आता है और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी आता है कि सर, यूरिया खत्म होने के बाद में गाड़ी बंद क्यों पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को एक चीज आज बता देना चाहता हूं, यूरिया खत्म होने के बाद गाड़ी बंद नहीं पड़ती है। जो ईसीएम है आपका,
वो उसकी इंजन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर देता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, उसको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि अगर आप बिना यूरिया के गाड़ी आप चलाते रहोगे, मतलब अगर कोई कंडीशन में चेंजेस आए नहीं, तो ड्राइवर गाड़ी को चलाता रहेगा और जिस पर्पस के लिए यूरिया को लगाया गया था वो कभी फुलफिल नहीं होगा। सिर्फ एक टैंक रह जाएगा जिसके अंदर यूरिया नहीं है और ना ही जो काम है वो हो रहा है। इसीलिए परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जाता है। यूरिया का आपकी वार्निंग आने के बाद में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है और इंजन की जो आपकी आरपीएम है, ईसीएम, उसको रिड्यूस कर देता है, यानी उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। तो आपकी जो गाड़ी है वो 30-40 की स्पीड के ऊपर नहीं जाती है, आपको वार्निंग कंटिन्यू आ जाती है, तो गाड़ी बंद नहीं हुई। लेकिन अगर आपने इस कंडीशन में गाड़ी बंद कर दी बिना यूरिया को भराए, तो उसके बाद गाड़ी चालू नहीं होती है। ओके, अब देखिए टाटा महिंद्रा, इन दो गाड़ियों में एक और एक प्रॉब्लम देखी गई है, वो ये है कि अगर आप वार्निंग आने के बाद में बहुत ज़्यादा चला लेते हो आपकी गाड़ी को, तो उस केस में आपके ईसीएम में कंटिन्यूअस एरर जो है ना वो रजिस्टर हो जाता है, जो बाद में रीसेट होने में प्रॉब्लम करता है। अब ये क्यों नहीं चलाना चाहिए उसको समझिए। BS6 डीजल इंजन को क्लीन करने के लिए ये नॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप यूरिया नहीं भराएंगे, आप वार्निंग पे ध्यान नहीं देंगे, एक सिंपल सा यूरिया का टैंक जो है आप 10 लीटर का अपनी गाड़ी के अंदर लेके चल सकते हैं कि अगर कहीं पे फर्स्ट वार्निंग आई मैं फिल कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही होने वाली नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हो कहाँ रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जब आपने गाड़ी खरीदी तो ये सारी बातें आपको ना तो डीलर ने बताई, ना सेल्समैन जिसने आपको गाड़ी बेची है उसने बताई। तो हम लोग तो इसको चला रहे, ड्राइवर की क्या गलती है? ड्राइवर को तब रियलाइज हो रहा है जब उसकी गाड़ी फंस रही है। अच्छा देखिए, एक समझिए, हमारे जिस तरीके से हम लोग इतने सालों से गाड़ियां यूज कर रहे हैं, तो हमें एक चीज की आदत पड़ गई, और वो क्या है कि गाड़ी बंद पड़ी यानी बहुत क्रिटिकल काम होगा, हम टेक्नीशियन के पास जाते हैं। टेक्नीशियन क्या करता है, इतने छोटे से काम का भी कई बार बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या काम आप लोगों को करना है। और जब आप टेक्नीशियन के पास जा भी रहे हैं या आप खुद अगर टेक्नीशियन हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि यूरिया के सिस्टम को अगर क्लीनिंग करनी है तो किस तरीके से क्लीनिंग की जाती है, सेंसर एक्चुएटर को अगर समझना है तो किस तरीके से किया जाता है, टेस्टिंग कैसे की जाएगी, स्कैनर के जरिए रीसेट कैसे होगा, पार्ट रीसेट कैसे करना होता है आपको। इसमें रीजनरेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप रीजनरेट कर रहे हो, वो डीपीएफ में होता है, जहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा डीपीएफ का फिल्टर पूरा भर जाता है, तो आप रीजनरेट करके उसको क्लीन करके नया करते हो। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कैटालिटिक के अंदर रिएक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करके सारी की सारी गैसेस को बदल देता है आपके N2 में और H2O में, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को भी कवर कर सके। अब लास्ट में मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी का यूरिया फर्स्ट वार्निंग पे आपने भरा लिया, तो आपको कभी भी रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप सेकेंड वार्निंग तक ले जाते हो, थर्ड वार्निंग तक लेके चले जाते हो, तो ही आपको रिपेयर करना, सॉरी, उसको रीसेट करवाना पड़ेगा, जिसमें पैसे खर्च होंगे आपको। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर अगर गाड़ी हाईवे पे है तो मैं क्या करूं, वहीं पे खड़ा करके रखूं? उसका दूसरा सोल्यूशन तो बताया मैंने। एक 5 से 10 लीटर का टैंक जो है अपनी गाड़ी के अंदर सेफली उसको रखिए, ठीक है, जिससे कि आपको जरूरत पड़े, फर्स्ट वार्निंग आए, आप गाड़ी साइड में लीजिए और आप उसको फिल कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये रीसेट के चक्कर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो गई कि लोग इसको बंद करने लगे हैं और यूरिया का पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया जा रहा है। दोस्तों सोच के देखिए, हम लोग ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से इतना ज़्यादा जूझ रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हर साल टेम्परेचर कितना बढ़ जा रहा है, और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारी गाड़ियाँ और उसमें से निकलने वाली जहरीली गैसेस जो हमारे वातावरण को बदल रही है। अगर हम लोग ही ये काम करेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम उनके लिए क्या दे रहे हैं? आज जो हमने पैसा कमाया, क्या पता उनके काम भी ना आए, क्योंकि हमने उनको इतनी सारी बीमारियां हमने दे दी हैं, ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है कि अगर जो सिस्टम जिस तरीके से लगाया गया है उसको ठीक तरीके से समझिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि बेल आइकन आप दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा या फिर आप मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारा ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐप के ऊपर आपको 100% वैल्यू मिलती है। आप जो भी पैसा खर्च करते हो, चाहे मटेरियल के लिए, चाहे आपके ट्रेनिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।